नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। इंदौर में कई सारे ऐसे कलाकार हुए हैं जिन्हें पूरे देश में जाना जाता है और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। आज एक ऐसे ही बिरले कलाकार से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, बलजिंदर सिंह बल्लू, जो कि बांसुरी को अपनी उँगलियों से, अपने होठों से नचाते हैं। स्वागत है बलजिंदर भाई आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बहुत-बहुत धन्यवाद साहब। और बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आज आपका जन्मदिन है, तो हमारे तमाम चाहने वाले श्रोता आपके साथ आपका जन्मदिन मना रहे हैं। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद। बलजिंदर भाई कुछ मैं चाहता हूँ कि एक किसी धुन के साथ आप इसकी शुरुआत करें कार्यक्रम की। जी, बिल्कुल। क्या बात है! क्या खूबसूरत इस वादन के साथ, इस बांसुरी वादन के साथ, इस फ़िल्म के साथ आपने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, बल्लू भाई मज़ा आ गया। बल्लू भाई मुझे लगता है कि आधुनिक समय में हम बात करें, नई फ़िल्मों के दौर में बात करें, तो बांसुरी की जो पहले भी बांसुरी बजी है, सभी फ़िल्मों में बजती आई है शास्त्रीय संगीत में, बाकी सब चीज़ों में भी। लेकिन इस फ़िल्म में जितना उपयोग हुआ है बांसुरी का और जितनी प्रसिद्धि मिली है शायद पहले या बाद में कहीं नहीं मिली। जी, आप बिल्कुल सही बोला है। ये हीरो फ़िल्म बल्कि मैं खुद भी जब बांसुरी सीख हीरो जी। फ़िल्म से ही इंस्पायर हुआ था जब जी। जैकी श्रॉफ साहब ने गाया था इसमें एक्ट किया था जी। और ये ट्यून एवरग्रीन है। इसको कितनी भी बार बजाओ, कहीं भी बजाओ, हमेशा हिट जाती है। जी। मतलब भाई ऐसा मैं हमेशा देखता आया हूँ कि बहुत बहुत ही लो प्रोफ़ाइल में आप अपने आप को रखते हैं। साधारण आदमी के लिए उपलब्ध हैं, पूरे देश में तमाम सारे आपके चाहने वाले मौजूद हैं और मेरे पास तो लंबी फ़हरिस्त है। चाहे वो मुरारी बापू हों या मिराज के मदन जी पालीवाल हों, ऐसे तमाम देश में आपके चाहने वाले मौजूद हैं और कई बार जब अभिषेक गावड़े जी से बात हो रही थी, एक फ़ेसबुक पर पोस्ट डाली कि वो लोग आपकी उपलब्धता को लेकर भी अभिषेक को फ़ोन करते हैं कि ज़रा बल्लू भाई से बात करके हमको समय दिलवा दीजिए। तो इतनी मेहनत आप करते हैं, इतनी तन्मयता के साथ काम करते हैं, कभी इंदौर से आगे जाने का मन नहीं हुआ?
एक्चुअली सर अभी नेटवर्किंग इतना जबरदस्त हो चुका है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड सोशल नेटवर्किंग कि जरूरी नहीं है कि अपना घर छोड़ के कहीं जाना पड़े। काम करने के लिए तो आपको जाना ही पड़ेगा जहां भी आपको डिमांड आएगी, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े शहरों में जाके आप चापलूसी करके ही तरक्की करो। अगर आप में दम है और आपके पास कोई क्वालिटी वाली चीज है तो दुनिया खुद आएगी आपके पास वो खरीदने के लिए। और मैं उसी प्रयास में पूरी जिंदगी बिताई मैंने अभी तक की कि क्या बात। क्वालिटी डेवलप करो, स्किल डेवलप करो। स्किल रहेगा तो ऑटोमेटिकली कस्टमर आएंगे आपके पास कि प्लीज हमारे लिए भी प्ले कीजिए। जरूरी नहीं कि आप खुद जाओ मेहनत करने के लिए किसी के पास। सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अपनी कला के साथ जीतने, अपनी कला के भरोसे पर जीते, और कला में जितना दम है, आपकी वादन में इतना दम है बल्लू भाई कि तमाम सारे देश के रसिक श्रोता, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी के सामने आप परफॉर्म कर चुके हो, मैंने कहा जैसे मुरारी बापू के सामने परफॉर्म कर चुके हो, तो इतने सारे जब परफॉर्मेंस आपने इतने बड़े लोगों के साथ दिए हैं, इनके सामने दिए हैं, तो क्या फर्क महसूस किया और किस तरह का आपकी अनुभूति थी? बहुत अच्छा लगता है। बस जब भी परफॉर्मेंस करके आता हूँ मैं वहां पर, तो मैं जी इस बात का आकलन करता हूँ कि मैंने कहाँ कहाँ पर आज मिस्टेक्स की, और जी जो मुझे परमात्मा ने, ऊपर वाले ने इतना बढ़िया मौका दिया, उसके लिए जी शुक्रगुजार करता हूँ भगवान का। और आगे ऐसे दोबारा मौके मिलते रहें तो उसके लिए मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ और ज्यादा अपनी स्किल को डेवलप करता हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर वो सेम जैसे नरेंद्र मोदी साहब अगर मुझे दोबारा सुनना चाहें तो उनको कुछ ऐसा अलग लगेगा कि ये दिस इज डिफरेंट बलजिंदर सिंह, ये बात आज कुछ, ये पहले मैंने कभी नहीं सुनी थी उनसे। जैसे बापू के सामने मैं कई बार परफॉर्म कर चुका हूँ, मुरारी बापू जी के जी सामने। जी जी लेकिन इस बार जो हम प्रयागराज में अभी पिछले महीने करके आए थे मार्च में, 6 मार्च को, उसके बाद ही हम मैंने अपने आप को घर पर रख लिया। 10 तारीख से मैं निकला नहीं, 10 मार्च से घर के बाहर नहीं निकला हूँ मेन गेट के बाहर। तो जी उस समय 6 मार्च को हम प्रयागराज में परफॉर्म करके आए थे, तो बापू ने भी बोला कि ये गाने तो वो मैंने आपसे पहले कभी सुने ही नहीं, और ये सारे गाने मेरी चॉइस के थे। मुझे बहुत आनंद आया, उन्होंने बहुत सराहना की। आपने बात कही, जैसा बापू ने भी आपको कहा कि बापू ने कहा कि ये गाने मैंने आपसे सुने नहीं, तो इन सब चीज़ों को फिर से ज़हन में बसा के रखते हो कि मैंने बापू के सामने ये परफ़ॉर्म किया था, या मोदी जी के सामने ये परफ़ॉर्म किया था, या इनके सामने ये परफ़ॉर्म किया था, और अब ये इनके सामने ये परफ़ॉर्म नहीं करना, इतना सब ज़हन में बिठा के रखते हो आप? जी इतना ज्यादा याद रखना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो मेन मेन प्रोग्राम्स होते हैं उसमें याद रह जाता है। जैसे कि बापू के सामने प्रयागराज में ये बजाया है तो वो हमने बहुत दिल से तैयारी की थी, तो वो याद है मुझे कि नेक्स्ट टाइम अब अगर उसमें से जो गाने बापू को दोबारा सुनना होंगे वो मैं जरूर सुनाऊंगा ही सही, उनसे एक बार पूछ भी लूंगा, या मुझे पता है कि ये गाना पे दोबारा झूमेंगे बापू। लेकिन अगली बार क्या नया करना है और उसके लिए सोचना रहता है। और जैसे कि आपने बोला, ये बात ही मुझे याद रखना पड़ता है कि कौन जी, सी ड्रेस इस क्लाइंट के यहाँ पहले पिछली बार पहनी थी तो वो इस बार ना पहनूं, और कौन से गाने में ऑलरेडी बजा चुका हूँ तो वो ना बजाऊं। लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो परमानेंट है, वो हर महफिल में बजते हैं, क्योंकि वहाँ सुनने वाले सिर्फ बापू नहीं होते हैं, और भी भक्तगण होते हैं, तो उनका मनोरंजन करना भी मेरा उस समय कर्तव्य हो जाता है। तो जैसे पंख होते तो उड़ाती रहे, ये हीरो की धुन अभी जो मैंने बजाई, ये सब कॉमन ही है, हर प्रोग्राम में मैं बजाता हूँ और उसमें नयापन डालता हूँ हर बार। मैं चाहता हूँ कि एक कोई और धुन आप सुनाएँ जो हमारे दर्शक यहाँ सुन रहे हैं, आप वो ज़रूर आपसे सुनना चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल।
क्या बात है, बहुत खूब बल्लू भाई। सही में पंख होते तो लोग क्या आपके सामने आ जाते और सुनते कि आप क्या परफॉर्म करते हो, क्या एहसास के साथ न्याय करते हो। अपनी कला के साथ न्याय करना कोई आपसे सीखे, हकीकत ये है। बल्लू भाई, मुझे एक किस्सा याद आता है आपको। चार्टर प्लेन के अंदर आप बांसुरी बजा रहे हो और 4 लोग सुन रहे हैं, वो माजरा क्या था और उसका अनुभव कैसा था? जी, जी। ये ऐसा हुआ था कि आदरणीय मदन पालीवाल जी, जो कि मिराज ग्रुप के चेयरमैन हैं, उनका सुबह फ़ोन आया। वो पहले भी एक बार ऐसा कर चुके हैं कि सुबह 11-12 बजे वो फ़ोन किया एक बार, ये काफ़ी साल पहले की बात है, 7-8 साल पहले की, कि आज रात को आपको सुनने की इच्छा हो रही है, तो आप नाथद्वारा आ जाओगे? तो मैंने बोला 500 किलोमीटर दूर है सर, मैं तो लेट हो जाऊँगा आने में, अगर 1 बजे भी निकला, अभी 12 बजे बजने वाले हैं, 1 बजे निकलूँगा 1 घंटे में, तो कार से जाना होगा तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उन्होंने बोला आप जब आओगे तब मैं सुनूँगा। मैंने उनसे पूछा कोई ओकेज़न? बोले कोई ओकेज़न नहीं, सिर्फ़ आपको सुनने की तलब जाग गई है, तो आपको सुनूँगा। तो हम लोग 1 बजे कार से निकले, हमने इंडिका हायर की थी और उससे हम लोग लकीली नॉन स्टॉप गए बिना कोई चाय-पानी के ब्रेक के, और हम नाथद्वारा रात को 8 बजे पहुँच गए। तो जब पहुँचने वाले थे मैंने फ़ोन किया कि हम बस जस्ट पहुँचने वाले हैं। तो उनका जो बंगला है तता हकीम, बहुत ही आलीशान मल्टीप्लेक्स या कोई मॉल भी छोटा पड़ जाए, इतना बड़ा और भव्य और इतना खूबसूरत है। तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो डायरेक्ट टच में थे, कहाँ पहुँचे, कहाँ पहुँचे? तो मैंने बोला कि बस पहुँच रहे हैं। तो वो नीचे बाहर अपने बंगले के बाहर टी-शर्ट और लोअर में हमारे स्वागत के लिए खड़े हुए थे, और 10-15 सब उनके जो वर्कर्स हैं, जो उनके एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग सब खड़े हैं, लेकिन वो खुद हमारे स्वागत के लिए खड़े थे। वो बहुत ही महान बात है, वो जो उनका प्रेम है। तो हम लोग वहाँ गए और रात को हमारे 2 बजे तक हमने उनको बांसुरी वादन सुनाया, बहुत आनंद आया। तो इस बार फिर जब ये फ़ोन आया जो अभी आपने बात छेड़ी है, तो इसमें उन्होंने फिर वही 10 बजे मुझे फ़ोन किया कि आज फिर आपको सुनने की इच्छा हो रही है। तो मैंने बोला सर निकलूँ क्या? तो बोले नहीं आप मत निकलो, मैं आ रहा हूँ अपना चार्टर्ड प्लेन लेकर, तो आप शाम को 5 बजे एयरपोर्ट आ जाइएगा। तो हम शाम को यहाँ 5 बजे एयरपोर्ट पहुँचे, मैं और साथी, और उनके चार्टर्ड प्लेन में नाथद्वारा के लिए निकले। तो उदयपुर में लैंड होके फिर नाथद्वारा में उनकी रॉयल्स रॉय कार आ गई और उससे हम लोग उनके घर गए। तो बीच में जब टेक ऑफ हुआ तो उन्होंने बोला कि कुछ हो जाए? तो उन्होंने बोला बिल्कुल। तो उधर समोसे और कचौरी और सब इंदौर का नमकीन भी लेकर वो सर्व करने के लिए लेके आए थे। तो उन्होंने बोला अभी रुक जाओ, पहले बांसुरी सुनते हैं। तो फिर वहाँ पर हमने बांसुरी सुनाई और बहुत आनंद आया। उन्होंने खुद टेबल बजाया हमारे साथ में, और बहुत मतलब वो रस लेना जानते हैं संगीत का, और कलाकारों को बहुत इज्जत देते हैं। बहुत ही अद्भुत इंसान है। ये उनकी सही। बहुत बड़ी महानता है। हेलो दोस्तों, आज हम एक आइए कमलेश जी, आइए एक कार्यक्रम में नाथद्वारा जा रहे हैं। कह रहे हैं आप, उनको मुकेश के गानों का इतना ज्ञान है शायद मुकेश के बेटों को भी नहीं होगा, जितने सारे गाने मुकेश के उनको पता है शायद ही किसी को। ऑडिटोरियम जो है वो काफी खूबसूरत बना रखा है, जहाँ पर वो खुद भी परफॉर्म करते हैं और कलाकारों को एक मौका भी देते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो बल्लू भाई, अभी एक कुछ और सुन लें आपसे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप बताइए क्या सुनना चाहते हैं, नया या पुराना गाना? मैं सुनना चाह रहा था आपसे एक
मेरे तेरे मेरे होठों पे गीत ठीक है, मितवा। बिल्कुल जी। मैं वही सुनाता हूँ। क्या बात है! मतलब भाई ये कलाकार की सादगी और कलाकार की परिपक्वता नज़र आती है कि जब आप जिस चीज़ की फ़रमाइश कर दो उसके लिए वो मना नहीं करता, उसके लिए सोचता नहीं है और आप में वो खूबी है बल्लू भाई, बहुत खूब, खूब मज़ा आ रहा है आपके साथ बात करके। थैंक आप यू, थैंक परफ़ॉर्मेंस की बात करें बल्लू भाई तो आपने कई सारे परफ़ॉर्मेंस दिए हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन एक ऐसा यू। परफ़ॉर्मेंस जो आपको याद आता हो जिसने आपको खूब अ, अनुभूति अच्छी दी हो, खूब जिससे सुखद एहसास हुआ? अभी पिछले दिनों कानपुर में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, पीएसआईटी। जी, उसमें टेडेक्स जो प्लेटफॉर्म है उसमें मेरा स्पीच रखा था। जी। तो उस स्पीच को मैं बहुत याद रखता हूँ कि उसमें मैंने अपने दिल की सारी बातें बोली और कैसे मैंने सीखना शुरू किया और कैसे मेरा बचपन बीता क्या और उसमें परफॉर्म भी मैंने किया। तो उस प्लेटफॉर्म पर जो बोलने आते हैं, जो लेक्चर देने आते हैं, उनके लिए टाइमिंग रहता है 18 मिनट्स का। तो मेरा जी, 18 मिनट्स जब खत्म हो गया तो मैंने बोला कि अब मैं समाप्त करता हूँ। तो वहाँ के जो डीन थे उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। वो हम अगर वो अलाउ नहीं करेंगे टेडेक्स वाले तो हम उतने 18 मिनट्स का कर देंगे, लेकिन आप कुछ और परफॉर्म कीजिए। लेकिन बाद में मैंने जब यूट्यूब पे अपलोड हुआ टेडेक्स में तो मैंने देखा कि वो 26 मिनट का उन्होंने पूरा जो मेरा इंटरव्यू एंड मेरी जो स्पीच और जो परफॉर्मेंस था पूरा उन्होंने उसमें लिया है। और उस बात को मैं बहुत याद रखता हूँ कि उन्होंने अपने रूल्स को ब्रेक करके परफॉर्मेंस की खातिर उसको शामिल किया। तो बहुत यादगार पल थे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है और ये इस तरह की परफ़ॉर्मेंसेज़, इस तरह के कार्यक्रम हमेशा याद किए जाते रहे हैं। बल्लू भाई, इस कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं, इसके पहले तो एक कोरोना से रिलेटेड एक संदेश मैं आपसे चाहता हूँ कि तमाम सारे हमारे शहरवासी, देशवासी और पूरा विश्व कोरोना के संकट से जूझ रहा है, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, ये कोरोना की लड़ाई तो अब सब समझ ही गए होंगे कि लॉकडाउन तो सिर्फ एक प्रैक्टिस है, लेकिन ये लड़ाई लंबी चलेगी, ये जल्दी खत्म नहीं होने वाली है। तो मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप जिंदगी को, आप जो भी उम्र के हों, भले 90 साल के हों, 100 साल के हों या 10 साल के हों, अब जिंदगी को आपको दो भागों में डिवाइड करके अपनी जिंदगी के बदलाव करना होंगे कि पहले की जिंदगी अलग थी कोरोना से पहले की जिंदगी,
और कोरोना के बाद वाली जिंदगी अब अलग रहेगी। उसके लिए आपको अपने आर्थिक जो एक्सपेंसेस है जो आप करते आ रहे थे उसमें बदलाव करना पड़ेगा। आपकी जीवन शैली में जो आप जीते आ रहे थे वो बदलाव बदलाव करना पड़ेगा। तभी अपन आगे आने वाला जो बचा हुआ जीवन है उसको जी सकेंगे। जैसे कि आर्थिक रूप से अब आपके खर्चों पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, और सामाजिक रूप से आपको सोशल डिस्टेंसिंग लाइफ टाइम फॉलो करते रहना पड़ेगी, क्योंकि कोरोना जो है इसके वैक्सीन भी बन जाएगा, उसके बाद भी बीच बीच में ये अटैक करता रहेगा, हमला करता रहेगा। तो सही बात। आपको निरंतर साबुन से हाथ धोने की जो आदत अभी डली है वो आपको लाइफ टाइम मेंटेन करना पड़ेगी। हाथों को सैनिटाइज करके रखना पड़ेगा, मुंह पर मास्क बांधते हुए और लोगों से दूरी बनाकर हमेशा भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए, नमस्कार करते हुए आपको अपना जीवन जीना पड़ेगा। हाथ मिलाने का प्रथा आपको एंड कर देना पड़ेगी। बहुत सारे एहतियात लाइफस्टाइल में, मतलब दो भागों में बांट के जीवन को अब आकलन करना पड़ेगा। एक कोरोना से पहले की जिंदगी और कोरोना की बाद की जिंदगी, दोनों डिफरेंट होगी। सही बात है। तो और बल्लू भाई और अभी फिलहाल के लिए सर लॉकडाउन का जो पालन करना चाहिए, जो गवर्नमेंट जो भी निर्देश अभी तक दिए हैं और आगे देंगी, उनका बहुत जिम्मेदारी से और बहुत कठोरता से पालन करना चाहिए। बल्लू भाई, चलते चलते मैं चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को समाप्त करें, तो आपकी किसी पसंदीदा धुन के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करना चाहते हैं। क्या क्या बात है, बहुत खूब बल्लू भाई, खूब मज़ा आया इस पूरे शो के दौरान। आपने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो दिल को छू गई, चाहे वो आपके कॉलेज के फंक्शन वाली बात आपने कही हो, चाहे अलग-अलग स्थानों पर आपने किस तरह से बजाया, किस तरह से लोगों के साथ काम किया, और उस आपकी सादगी, आपकी तन्मयता और आपके अपनी कला के प्रति लगाव, निश्चित तौर पर आप जिस मुकाम पर हैं, वो शायद लोग छू नहीं पाते हैं, कि वो कहीं उस गहराई में लोग जा नहीं पाते हैं। कभी भी आपसे मिले, आपकी वैसी ही सादगी, वैसी ही तन्मयता बनी रहती है, कहीं आपको एक प्राउड या ऊँचा होने का एहसास आप किसी को होने नहीं देते हैं। बहरहाल, आज हम आपका जन्मदिन अपने तमाम श्रोताओं के साथ आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से बना रहे हैं। आपने हमें समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर आपको जन्मदिन की तमाम सारी ढेर सारी शुभकामनाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।